अपनी सकारात्मक शैली और 100% जनता के बीच उपलब्धता के चलते इंदौर ही नहीं पूरे प्रदेश भर में बहुचर्चित पुलिस महकमे के सबसे दमदार ऑफिसर हमारे बीच मौजूद है, इंदौर के एडिशनल डीसीपी क्राइम, जी हाँ, राजेश दंडोतिया जी। सर, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। आपको बता दें कि बदलते दौर में और जैसे जैसे मोबाइल, टेलीविजन, लैपटॉप और आधुनिकता का दौर बढ़ता गया, वैसे वैसे अपराधों की श्रृंखला में साइबर क्राइम ने जो है अपने पैर पसारना शुरू कर दिए और ये अपराध अब ऐसा हो गया है कि केवल देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो गिरोह है वो सक्रिय है। और साइबर क्राइम जो कहीं ना कहीं बोला जा सकता है कि पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। सर, हमारे दर्शकों को बताइए ना कि आखिरकार साइबर क्राइम की डेफिनेशन क्या है, कैसे समझेंगे कि ये जो क्राइम है वो साइबर क्राइम की श्रृंखला में आएगा, श्रेणी में आएगा। देखिए, कोई भी ऐसा क्राइम जिसमें कि मोबाइल का, नेटवर्क सिस्टम का, कंप्यूटर का यूज होता है तो उसको अपन साइबर क्राइम बोल सकते हैं। और इसमें आपका डाटा चोरी होता है और ऐसी कोई प्रैक्टिसेज और ऐसे जो टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से हम इन सबको डाटा थेफ्ट को रोकते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं, तो उसको साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। जी सर, बदलते दौर में घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मतलब पहले भी होती थी, परंतु बोला जा सकता है कि कोविड काल के बाद, या ये बोला जा सकता है कि जब लोगों को घर में रहने का समय मिला तो लोगों ने चोरी का एक नया फॉर्मूला निकाल लिया, ठगी का एक नया फॉर्मूला निकाल लिया, जिसे कहते हैं साइबर ठगी। और कोविड के बाद से ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती चलती जा रही हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। कोविड के बाद से इनमें भारी इजाफा हुआ है। 2022 में, 2023 और 2024 में इसमें मल्टीप्लाइड हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में 2024 में भी अपराध बढ़े। अगर इंदौर अपन क्राइम ब्रांच का ही बताऊं तो इंदौर क्राइम ब्रांच में ही 2024 में लगभग 10,000 से अधिक कंप्लेंट्स आई हैं, जिसमें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी कंप्लेंट्स हैं और साइबर फ्रॉड की भी कंप्लेंट है। और लगभग 75 करोड़ रुपीज इंदौर के जो विक्टिम्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इन 2024 में गंवाए हैं। हालांकि हमने कोशिश करते हुए कुल मिलाकर 14 करोड़ 20 लाख रुपए जो रकम है वो रिकवर भी की है, बट फिर भी एक बड़ा अमाउंट साइबर फ्रॉडस्टर के खाते में चला गया है। तो निश्चित रूप से जितना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ेगी उतना ही साइबर फ्रॉड होने की हमारे साथ पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, तो हमें अवेयर रहना है। सर, अकाउंट के डिटेलिंग ठगों के पास कैसे चली जाती है? सपोज मान लीजिए मेरे ही अकाउंट में कितना अमाउंट है, ये चौथे व्यक्ति को कैसे पता? ये तो एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, जो या तो बैंक जानता है कि मेरे खाते में कितने पैसे हैं, या तो मुझे पता है कि मेरे खाते में कितने पैसे हैं। देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप जो मेजर्स होते हैं, प्रैक्टिसेज होती हैं, डाटा अपडेट करके, जो सिक्योरिटी अपडेट करके आप मिनिमाइज कर सकते हैं सिक्योरिटी रिस्क को, लेकिन ये लगातार खतरा आपका रहेगा। मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में कुछ साल पहले दिल्ली के जो 2 बड़े बैंक के सर्वर को हैक किया गया और लगभग 5 करोड़ क्लाइंट्स का डाटा हैक हो गया। अब आप ये बताइए, आपने अपनी बैंक की डिटेल किसी को नहीं बताई और आपका डिटेल बैंक में है। अगर बैंक का ही डाटा सर्वर हैक हो गया तो अब वो 5 करोड़ जो क्लाइंट्स की डिटेल्स उनके पास चली गई और वो बड़े साइबर फ्रॉडस्टर ने जिनने हैक किया था, छोटे छोटे साइबर फ्रॉडस्टर को पर 1-1 रुपये में वो डाटा हर क्लाइंट की डिटेल भेजने लगे। डार्क वेब पर जाएंगे तो डार्क वेब पर ये ऑलरेडी अवेलेबल है। इस तरह के आपका डाटा जो हैक कर लिए जाते हैं वो हैक करने के बाद इनको प्रोवाइड कराए जाते हैं। बैंक के डाटा को अगर आप देखेंगे तो बैंक के डाटा में सब कुछ आ जाता है, नाम आपका, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, सारी डिटेल्स उसमें आ जाती है। तो फिर केवल एक ही चीज़ बचती है, दैट इज OTP। तो OTP ही बस बचता है जो आपको बताने के लिए होता है, बाकी सारी चीज़ें उनके पास पहुंच जाती हैं। सर, पहले एक समय होता था कि मोबाइल के थ्रू ही साइबर ठगी होती थी, जो हम देखते थे, पर इन दिनों फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी साइबर ठगी हो रही है। और बीते दिनों तो हमने देखा कि ये वीडियो कॉल के थ्रू पहले तो अधनग्न अप्सराएं आ जाती हैं, पहले लोग लुभावन बातें करती हैं और बाद में उन वीडियोस को यूट्यूब पर पोस्ट कर देने की धमकी देती हैं और करोड़ों रुपए हड़प लेती हैं। जी बिल्कुल। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो मोबाइल के अलावा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर टेलीग्राम चैनल हो, ये सभी में कहीं ना कहीं इनके माध्यम से भी साइबर फ्रॉड होता है। इवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कि वेबसाइट्स हैं जिसमें कि फेक प्रोफाइल, अगर आप देखेंगे मैट्रिमोनियल साइट पर फेक प्रोफाइल बनाकर और वो लोग फिर ठगी करते हैं। अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अगर आप फेसबुक पे देखें, इंस्टाग्राम पे देखें, कोई लड़की एक प्रोफाइल होगी, वो मैसेज भेजती है, फिर मोबाइल पे आ जाती है, फिर वो लोग स्काइप वीडियो कॉल पर या फिर अपने किसी भी मतलब टेलीग्राम चैनल पर भी वीडियो कॉल पर जाकर वो लोग उसको, या वीडियो कॉल व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर वो लोग फिर न्यूड हो जाती हैं और उसके बाद फिर उनका वो विक्टिम्स का वीडियो बना लेती है, फिर उनको ब्लैकमेल करती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इसको सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर
इसको वायरल ना करूं तो फिर इसमें ऐसे अकाउंट में इतना पैसा दे दीजिए। तो सेक्सटॉर्शन की घटनाएं भी काफ़ी बढ़ी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सबसे ज़्यादा यूज हुआ है। इवन टेलीग्राम जो चैनल है उसमें इस तरह के इतने ग्रुप्स हैं, वो तो हब बन चुका है इन सब इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। आपको बता दें कि आमतौर पर अपराधों के लिए हम थाना प्रभारियों के पास जाते हैं, लोग चक्कर काटते हैं, परंतु आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का इंदौर जिला और इंदौर में राजेश दंडोतिया ये एक ऐसे अफसर हैं जो आम जनता के लिए बहुत ही सुलभ उपलब्ध रहते हैं। सर थक नहीं जाते हैं, बहुत फोन कॉल आते हैं, हमने देखा कि लोग कहते हैं कि थाने नहीं जाना है, आप तो बताइए कि आप कब फ्री हैं, हम तो सीधे आप ही से संपर्क करेंगे। और मैंने कई बार इन चीज़ों के जीवंत उदाहरण देखे हैं कि जब भी सर से बात होती है तो हम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं अपनी ही आंखों से कि जनता जो है, आम आवाम जो है हमारे इंदौर की, वो थाने जाने से बचती है। उसे लगता है कि राजेश दंडोतिया जी के पास जाते हैं तो सुनवाई भी जल्दी हो जाएगी और काम भी जल्दी हो जाएगा। देखिए, ये तो उनका जो जितने भी लोग हैं वो निश्चित रूप से परेशान होते हैं, विक्टिम होते हैं। तो मुझे लगता है कि सबको सेंसिटिवली उनको सुनना चाहिए और जो रेमेडियल मेजर्स अवेलेबल है जैसे 1930 है या ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है, उनमें उनकी कंप्लेंट रजिस्टर कराई जाए और उनको बताया जाए कि कितना समय लगेगा, इसमें पैसा वापस आने की कितनी संभावना है, और अगर पैसा वापस नहीं है तो कैसे FIR करनी है। तो कहीं ना कहीं ये सारा सिस्टम बेसिकली जनता के लिए ही बना हुआ है। तो कोशिश करते हैं बिना इरिटेट हुए, हालांकि फिर भी इरिटेशन हो जाता है क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि लोगों का युक्त जो समस्या है उनकी युक्त समाधान कर पाएँ। सर अकाउंट से मान लीजिए जैसे पैसे चले गए, फ्रॉड ने हमारे साथ ठगी भी कर ली, तो क्या कोई ऐसी प्रोसेस है, कोई ऐसा रहता है कि इतने घंटों के भीतर अगर शिकायत कर दिया, इतने घंटों के भीतर अगर हमने बैंक में इत्तला कर दिया कि हमारे खाते से पैसे चले गए, तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए हो ही गई ठगी तो उसके लिए किया क्या जा सकता है, सेकंड स्टेप क्या होगी? हाँ देखिए, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो हम अवेयर रहें तो जिससे हमारे साथ फ्रॉड ना हो, लेकिन अगर फ्रॉड हो जाता है तो डैमेज को मिनिमाइज कैसे करें, डैमेज कंट्रोल कैसे करें, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है, जैसे सपोज करो आपको शाम को 5 बजे आपके साथ फ्रॉड हुआ, आपको शाम को 5 बजे पता चल गया कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आपने इमीडिएटली 1930 पर कंप्लेंट कर दी, अपने घर से ही 1930 पे कंप्लेंट कर दी। अगर ट्रैफिक ज़्यादा 1930 पे तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है NCRP का, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in। तो आपने 5:30 बजे तक उसमें कंप्लेंट कर दी तो अगले 15 मिनट्स में वो जो भी बैंक अकाउंट्स है वो होल्ड और फ्री हो जाएंगे जिसमें आपका पैसा गया है। तो जब वो ब्लॉक हो जाएंगे तो कोर्ट के माध्यम से वो पैसा वापस मिलने के चांसेस। चलिए, तो बड़ी चीज है कि जैसे ही घटना हो बिल्कुल देरी नहीं करनी है और विद इन 15 मिनट्स, जैसा कि सर ने बताया कि 15 मिनट के भीतर आप जो है एक्शन लीजिए, तो हो सकता है कि आपकी जो गाड़ी कमाई है जिसपे चूना लगा गए हैं फ्रॉड, कहीं ना कहीं वो वापस आ जाए। सर सावधानियां क्या रखनी चाहिए? हम ये तो बोल ही नहीं सकते कि यूज करना बंद कर दीजिए या मोबाइल का यूज कम कर दीजिए या फेसबुक मत चलाइए, इंस्टाग्राम मत चलाइए, क्योंकि आधुनिकता के दौर में हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि मोबाइल के बिना, लैपटॉप के बिना शायद अब जीवन ही अधूरा सा लगता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें कोऑर्डिनेशन बैठाना होगा। अब ये कहना तो बेकार बात होगी कि मोबाइल का यूज ही ना करें, हमें एक सामंजस्य बैठाना होगा। टेक्नोलॉजी के कई एडवांटेज हैं, तो इसमें कुछ सावधानी अगर हम रखेंगे तो निश्चित रूप से हम अपना बचाव कर पाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, नंबर 1 अपना अकाउंट्स प्राइवेट रखें, पब्लिक ना करें। नंबर 2 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लें अपने, चाहे इंस्टाग्राम का अकाउंट हो, इवन व्हाट्सअप हो, इवन फेसबुक हो, उनको 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लें। अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को कभी भी एक्सेप्ट ना करें, अननोन वीडियो कॉल को कभी भी रिसीव ना करें, अननोन लिंक को कभी क्लिक ना करें, अननोन APK फाइल को कभी डाउनलोड ना करें। कभी भी अपनी सेल्फी को अगर सेल्फी लेना है और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है तो हमेशा अपने मोबाइल का सेल्फी लेने से पहले मोबाइल का GPS को ऑफ कर लें। उसके बाद जब आप फ़ोटो सेल्फी भेजेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो आपकी लोकेशन नहीं जाएगी, तो GPS को ऑफ कर लें। अननोन जो कॉल्स आते हैं आपके पास कि आपका अकाउंट इसमें यूज हो रहा है, आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बनकर आप आपसे बोलते हैं कि आप वीडियो कॉल पर आ जाइए और फिर वीडियो कॉल पर लेने के बाद डिजिटली अरेस्ट का बोलते हैं, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कभी भी आपसे पैसा नहीं मांगती है। और अगर आपको फ़ोन करके पैसा मांगा जा रहा है तो तुरंत समझ जाए कि ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये फेक, ये साइबर फ्रॉडस्टर है। शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट वेबसाइट होती हैं तो उनका URL चेक कर लें, उसके URL को virustotal.com में एक बार चेक कर लें, फिशिंग वेबसाइट तो नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट वेबसाइट पर अगर आप जा रहे हैं, कंपनी में जा रहे हो, तो उसका www.sebi.gov.in सेबी पर आप उसका रजिस्ट्रेशन चेक कर लें, उसमें रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट होती है उसको चेक कर लें, और कहीं ना कहीं उसका डोमेन, कोई कंपनी ये कह रही है मैं शॉपिंग ऑनलाइन कंपनी है बड़ी
बहुत पुरानी कंपनी है, 10 साल की, बिल्कुल विश्वसनीय कंपनी है। और आपने जैसे ही huislookup.domain.com उसमें आपने डोमेन चेक किया तो पता चला कि 6 महीने पुरानी कंपनी है। जी। उसके आप रिव्यूज देख लीजिए। तो अगर ये सावधानियां हम रखेंगे तो निश्चित रूप से हम अपना बचाव कर तो पाएंगे। कुल मिला के सतर्क रहना है, सावधान रहना है, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर आप मायाजाल में उलझ जाते हैं और आपको एक ही दिन में करोड़पति बनने की बहुत चाहत है कि आपके खाते में पैसे आ गए जानना है, तो कहीं ना कहीं ये बोला जा सकता है कि आपकी जल्दबाजी ही जो है वो आपको एक बड़ी घटना की ओर लेकर के जाती है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, वो आपकी कमियों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जी। अगर आप कोई अननोन लड़की आपको हाय का मैसेज भेजती है और आपने हेलो भेज दिया तो कहीं ना कहीं उनको समझ में आ जाता है कि इसको टारगेट किया जा सकता है, अट्रैक्ट हो रहा है सामने। हाँ। जी। और अगर कोई व्यक्ति मैसेज करता है कि हम 100% मुनाफे की गारंटी, आपके पैसे दुगने हो जाएंगे, अगर उसने रेस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया तो उसको ये समझ में आ गया साइबर फ्रॉडस्टर को कि ये ग्रीडी है, इसको अधिक पैसा कमाने की चाहत है, ये टारगेट बन सकता है। और कहीं अगर बुलाया जाता है, हेलो मैं थाने से टीआई बोल रहा हूँ, आपकी ये सिम अवैध सिम है और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, सॉरी सर मैंने क्या किया। और अगर वो घबरा गया तो उसको समझ में आ गया, ये घबरा जाता है, पैनिक हो जाता है जल्दी से, तो उसकी जो पैनिक सिचुएशन को भी वो एक्सप्लोर करते हैं। ये बेसिकली कमियों को एक्सप्लोर करते हैं और एक्सप्लोर करने के बाद फिर सारी सोशल इंजीनियरिंग करने के बाद आप ही के खिलाफ इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, 1930 पे आप तत्काल रिपोर्ट करें अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है। नंबर 2, अगर ट्रैफिक ज़्यादा है उसमें 1930 में तत्काल आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in पे आप संपर्क करें, तत्काल उसमें ऑनलाइन रिपोर्ट करें। नंबर 3, अगर आप इंदौर के विक्टिम हैं तो इंदौर क्राइम ब्रांच ने साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 7049124445। आप इस पर भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो सिटीजन कॉप ऐप तो है ही, इसके अलावा CEIR पोर्टल है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ये नेशनल पोर्टल है संचार साथी का। तो इस पोर्टल पर अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो तुरंत आप मोबाइल की इसमें कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं और अपनी सिम को भी यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके साथ कोई अननोन कॉल कर रहा है, अगर कोई फेक प्रोफाइल बनाकर लड़की को अब्यूज कर रहा है, फेक प्रोफाइल बनाकर फोटो वीडियो अपलोड करके और उसमें कुछ एडल्ट कंटेंट डाल के आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करना है, घबराएं नहीं। आप जितना ब्लैकमेल होंगे वो आपको उतना ही ब्लैकमेल करेगा। आप तुरंत उसकी रिपोर्ट करें। वी केयर फॉर यू है वुमेन्स के लिए, अगर उनके साथ कोई भी क्राइम होता है तत्काल 7049124444 पर कंप्लेंट रजिस्टर कराएं अपनी। इसके बाद अगर आपको लगता है तो ऑफलाइन भी आप रीगल चौराहे पर जो क्राइम ब्रांच का ऑफिस है इंदौर में, वहाँ पर आप आकर कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। सर AI से भी घटनाएं और बढ़ गई, हूबहू मेरी आवाज में, मान लीजिए मेरे घर फोन जाता है और ये होता है कि आपकी बच्ची जो है वो गलत कामों में संलिप्त पाई गई है, थाने में बैठा लिया गया है, तो पेरेंट्स सर एकदम से पैनिक हो जाते हैं। और ऐसी घटनाएं हमने देखी भी हैं कि अननोन कॉलर बोलता है कि बच्चे को किडनैप कर लिया है या आपका बच्चा ड्रग्स के साथ में पकड़ाया है, और पेरेंट्स समय भी नहीं लगाते हैं, विदिन 5 मिनट 6 मिनट के अंदर जो है आप लोग ट्रांजेक्शन कर बैठते हैं, और ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं सर। यस, इस तरह के कई मामले सामने आए, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पंचलाइन बताई, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कभी पैसा नहीं मांगती। अगर पैसा मांग रही है इसका मतलब ये मान के चलिए वो फ्रॉडस्टर्स है। पैनिक नहीं होना है हमें। अगर हम पैनिक हो गए तो उसका लाभ उठाते हैं। फिर कह रहा हूँ, आपकी वीकनेस को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप पैनिक हो रहे हो तो उनको समझ में आ गया, ये तुरंत ट्रांसफर कर देगा। और आप लोग ध्यान रखिए कि कोई जज, कोई SP, कभी कोई कमिश्नर डायरेक्ट कभी भी, मुझे नहीं लगता कि सर कॉल करते हैं। देखिए, बिल्कुल कॉल नहीं करते हैं। दूसरा क्या है, उसका एक प्रोसीजर होता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हमेशा एक प्रक्रिया का पालन करती है। किसी भी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के लिए नोटिस विधिवत आता है और सामने वाले को सुनवाई का ही पूरा अवसर मिलता है। आप बता दें कि आमतौर पर पुलिस इसलिए बदनाम रहती है कि घटना हो जाने के बाद पुलिस पहुंचती है, परंतु राजेश दंडोतिया जी के लिए कहा जाता है कि घटना होते वक्त भी राजेश दंडोतिया जी पहुंच जाते हैं। और ये सीधा उदाहरण हमने विजयनगर में देखा भी था सर, कि लाइव चल रहा था कि वीडियो कॉल के थ्रू सामने वाले से पैसे मांगे जा रहे थे, डराया जा रहा था SP बन करके, और हमने देखा कि जैसे रियल लाइफ में सिंघम होता है वैसे रियल लाइफ में सिंघम बन करके आप पहुंचे और आपने बहुत ही बेखौफ ढंग से उसे ठीक किया सामने वाले को। हाँ, ये एक केस था जिसमें कि TCS का एक एम्प्लॉय था जो कि डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहा था, और उसके फ्रेंड ने जब फ़ोन किया तत्काल हम लोग वहाँ पर पहुँचे घर पे, तो लगातार वीडियो कॉल पर था वो। तो वहाँ पर उससे कन्वर्सेशन भी हुआ और मैंने उसको बोला भी था कि मैं, तुम चाहे कहीं भी हो, दिल्ली हो या हैदराबाद हो, मेरी काफ़ी हॉट टॉक भी हुई उससे, तुम कहीं भी होगी मैं उठा लूँगा। और लकीली मेरी एक टीम दिल्ली में उस समय थी, दिल्ली जयपुर में, तो उस समय लकीली टीम थी, तो उसका जो 2IC था, जो सेकंड इंचार्ज था, उसको हमने उठा भी लिया था, उसको गिरफ्तार भी कर लिया था। इसके अलावा IP एड्रेस जो निकला था उसमें हांगकांग का निकला। तो कहीं ना कहीं एक बात ये भी कहना चाहूँगा पॉडकास्ट के माध्यम से कि अभी जितने भी जो पैसे जो 3-4 केसेज बड़े देखे, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो, डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड हो, उसमें पैसा बाइनेंस ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से फॉरेन कंट्री में, चाहे वो कंबोडिया हो या म्यांमार हो या फिर लाओस हो, तो वहाँ कन्वर्ट वहाँ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए सबसे
युक्त जो सबसे बेहतर उपाय है वो है जागरूकता। अगर आप जागरूक रहेंगे, क्योंकि अब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की और बड़ा चैलेंज होता जा रहा है कि पैसा बाहर ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको रिकवर करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो ऐसी स्थिति में अब आपके लिए और अत्यंत आवश्यक हो गया है कि आप जागरूक रहें। जागरूकता ही आपका बचाव है। जी सर, आपके माध्यम से लगातार प्रचार प्रसार भी किए जा रहे हैं। जैसे टेलीकॉम कंपनी ने भी सावधान पूरा एक रिकॉर्डिंग चालू कर दिया कि किसी को भी हम कॉल करते तो पहले एक पूरा टेप बजता है कि आपको ध्यान रखना है, कुल मिला के सावधानी बरतना है। और आपने भी जगह जगह हमने देखा कि इंदौर शहर के हर चौराहे पर साइबर अलर्ट के लिए होर्डिंग बैनर्स लगाए गए हैं। मतलब आपको जागरूक करने के लिए, इंदौर को जागरूक करने के लिए, प्रदेश को जागरूक करने के लिए पुलिस महकमे ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। सर, ये प्रोसेस चलाने से कुछ कमी आई साइबर ठगी के मामलों में? जी बिल्कुल कमी आई है। मैं आपको बताऊं, जब मैंने ज्वाइन किया था तब 35 to 40 कंप्लेंट्स पर डे क्राइम ब्रांच में आती थी, और आज 1 जनवरी से लेकर अगर मैं पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड देखूं तो लगभग पर डे 25 to 30 कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं 10 to 12% का निश्चित रूप से गिरावट आई है। और आपको बता दूं, जितनी जो अवेयरनेस कैंपेन चली है इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में या पूरे प्रदेश में, उसमें हम देखेंगे इंदौर में क्राइम ब्रांच में अभी फिलहाल पिछले साल लगभग 80 के करीब डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आए थे, लेकिन इस साल अभी तक 1 जनवरी से लेके कोई भी मामला डिजिटल अरेस्ट का सामने नहीं आया है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट के लिए लगातार लोगों को अवेयर किया गया था। मतलब ये कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि है, बोला जा सकता है। अवेयरनेस इज ए स्लो एंड स्टडी प्रोसेस बट हैव वेरी डीप इम्पैक्ट। इसका प्रभाव बहुत डीप होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि अवेयरनेस ही एकमात्र इफेक्टिव मेजर है साइबर फ्रॉड से कम्बैट करने के लिए। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी एक माध्यम है जिससे कि हम लोगों तक, जितने लोगों तक पहुंचेगी वो भी इस बात से अवेयर रहे। सर, हमने देखा कि लगातार आपके सेमिनार्स भी हो रहे थे, आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सोसाइटीज में, और कई जगहों पर लोगों ने आपसे आगे रह करके बोला कि हमारे सोसाइटी में आइए और लोगों के लिए साइबर अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम जो है शूट करना है, या लोगों को जागरूक करने के लिए एक प्रोग्राम करना है। हमने देखा लगातार आप एक्टिव भी रहते हैं कि कैसे भी कहीं भी कोई कमी जो है पुलिस के माध्यम से ना रह जाए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ कि अवेयरनेस ही एकमात्र विकल्प है। और आज मैं जैसे आपके साथ हूँ, तो आज ही मेरे शो में 2 सेशन हो चुके हैं ऑलरेडी। एक चमेली देवी में एक सेशन हुआ है, एक और सेशन हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूँ जो रेगुलर ड्यूटी से जो भी थोड़ा सा समय मिल जाता है, अर्ली इन द मॉर्निंग या लेट इन द इवनिंग, तो मैं कोशिश करता हूँ कोई पॉडकास्ट या कोई सेशन या कोई पब्लिक गैदरिंग में जाके लोगों को ब्रीफ करूँ, लोगों को बताऊँ, लोगों को अवेयर करने की कोशिश करूँ, तो कम से कम वो लोग अपना बचाव कर पाएँ। सर, ये ठग इतने होशियार होते हैं कि पुलिस महकमे को भी नहीं छोड़ते। बीते दिनों जैसे हरिनारायण चारी मिश्रा साहब की आईडी जो है वो हैक कर ली गई थी। देखिए वो रैंडमली करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है। वो सभी को टारगेट करते हैं, रैंडमली कॉल करते हैं, किसी की भी फेक प्रोफाइल बना लेंगे। अगर हरिनारायण चारी सर की भी उन्होंने बनाई, मेरी फेक प्रोफाइल 11 बन चुकी हैं फेसबुक की। इंदौर जो अपने रेवेन्यू कमिश्नर दीपक सिंह सर की भी एक फेसबुक प्रोफाइल बन ली थी, तो उसमें भी FIR रजिस्टर्ड हुई है। तो कहीं ना कहीं एक ADJ साहब की भी एक फेक प्रोफाइल बना ली थी। तो कहीं ना कहीं ये उनको टारगेट करते हैं जो कि बड़े पद पे हों या जो कि इन्फ्लुएंस हो। तो कम से कम वो अगर अपील करेंगे कि मैं एक फर्नीचर बेच रहा हूँ या मुझे पैसे की जरूरत है, वो तुरंत पैसा दे देंगे। तो साइबर फ्रॉडस्टर लगातार अपनी चालें बदलते रहते हैं, लेकिन बदलते समय के साथ उन्होंने अपनी चालें बदली है, तो बदलते समय के साथ हमें भी बदलना होगा, हमें भी जागरूक रहना होगा। कुल मिला के अपराधी चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, आपका पुलिसिया तंत्र जो है, हमारा पुलिसिया तंत्र जो है बहुत मजबूत है। और आप कितना भी झूठ क्यों ना परोस लें, ठग पुलिस 2 कदम आगे ही रहेगी। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है। सर, लगातार देखा जाता है जो अपराधी पकड़ाते हैं वो जैसे जामताड़ा से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, तो कोई ऐसी लोकेशन से ट्रेस हुई कि जहां से ज्यादातर अपराधी, ज्यादातर ठग उसी जगह से निकल? देखिए, अभी हॉटस्पॉट अगर आप देखेंगे तो लगभग 35 हॉटस्पॉट इंडिया में ऑलरेडी आइडेंटिफाइड किए गए हैं। लगता है और ये लगातार हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ रही है। फिर भी मैं बताऊँ आपको, राजस्थान का अलवर, और आपका ये नू मेवात, आपका हरियाणा का नू मेवात, गुड़गांव, नोएडा यूपी से, उधर से दिल्ली का जो NCR का एरिया है उसमें भी काफ़ी साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं। इसके अलावा झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, और आपका तेलंगाना है, तो मुंबई है, गुजरात में सूरत, अहमदाबाद, ये सबसे बड़े हॉटस्पॉट है। तो कहीं ना कहीं लगातार ऑल ओवर इंडिया में इस तरह के हॉटस्पॉट्स बने हुए। अच्छा सर, ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार के हैं इसमें पढ़े लिखे भी हैं और इसमें जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी हैं। जैसे हमने गुड़गांव से एक गैंग को उठाया था, तो उसमें दोनों भाई BTech किए हुए थे, इंजीनियर थे दोनों भाई, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 10th क्लास भी नहीं पढ़े होते हैं, तो वो उसमें टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होते हैं। सर, लगातार प्रचार प्रसार आपके माध्यम से हो रहा है, क्या कोई कमी अभी भी लगता है कि कुछ और अपग्रेडेशन करने की जरूरत है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया लोगों तक बातें पहुंचा रहे हैं, तो स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, धीमे धीमे बात पहुंच रही है। लेकिन मुझे लगता है अभी भी और प्रयास करने की ज़रूरत है हमें, कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन चलाने की। मुझे लगता है अभी भी कमी है, क्योंकि अभी लगातार हम लोग शहर में अभियान चलाते हैं, लेकिन देहात क्षेत्र में
इंटीरियर क्षेत्र में लोगों को 1930 के बारे में पता नहीं है। हालांकि मैंने आकाशवाणी के साथ 1 से 15 तारीख तक का फरवरी में मैंने एक अभियान चलाया था, सेफ क्लिक विद आकाशवाणी। तो वहाँ कोशिश की गई थी रिमोट एरिया में पहुंचने की, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि अवेयरनेस कैंपेन और बृहद स्तर पर चलाए जाने की कमी है। एक एक व्यक्ति तक अगर बात नहीं पहुंचा दें तब तक मुझे लगता है कि अभियान सफल नहीं होगा। सर, थाने स्तर पर अंतिम प्रश्न मेरा कि थाने स्तर पर थाना प्रभारियों को क्यों नहीं ऐसा कोई टारगेट देते हैं कि आप लोगों का तो एरिया मान लीजिए छोटा है, आपको तो पूरा शहर देखना है और बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास, थाना प्रभारी को हम क्यों नहीं ऐसी जिम्मेदारी देते हैं कि आप कॉलोनियां डिवाइड कर लीजिए कि आज इस कॉलोनी में, कल यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, क्योंकि ये तो एक संयोजित प्रक्रिया है जिसका जिम्मा आपने उठाया। थाना प्रभारी भी लगातार, सभी रैंक के सीनियर ऑफिसर्स भी मेरे और सभी लोग लगातार कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटियाँ जो थानों पे इतनी होती है, वीआईपी ड्यूटी, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, लेकिन फिर भी समय निकाल के कोशिश करते हैं लोगों के बीच पहुंचने की। अभी 1930 की हेल्प डेस्क भी थानों में खोली गई है, थानों में अभी ट्रेनिंग दी गई है, तो उनको बिठाया गया है। कोई व्यक्ति अपने निकटतम थाने में जाए तो वहाँ पर भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकता है। तो मैं, जैसा कि मैंने बताया कि डेवलपमेंट है ये स्लो एंड स्टडी प्रोसेस, अभी हम ट्रांजिशन फेज में, इवॉल्विंग फेज में हैं, इवॉल्व नहीं हुआ है सिस्टम, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है धीरे धीरे इस तरह के सकारात्मक प्रयासों से हम निश्चित रूप से पूरी जनता को जागरूक कर पाएंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से तकरीबन 5 राज्यों की जो जनता है वो आपको सीधे देख पा रही है, क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आप ही के पास है और लोगों को जागरूक करने के अलावा हमारे पास और कोई वेपन और कोई हथियार नहीं है। मैं एक संदेश देना चाहूँगा आपको। जिस तरह बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे माता पिता या हमारे घर के बुजुर्ग, दादा दादी ये समझाते थे कि बेटा कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको मिले, कोई चॉकलेट दे तो उससे चॉकलेट नहीं लेना है, और वो कहीं तुम्हें लेके जाए तो उसके साथ जाना नहीं है, चिल्ला देना है। ठीक उसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से, जिस तरह हम फिजिकल जो वर्ल्ड में हम ऐसा करते हैं कि अनजान व्यक्ति के पास अनजान चॉकलेट नहीं लेते हैं, उसी प्रकार ऑनलाइन भी अननोन व्यक्ति पर, अननोन लिंक पर, अननोन वेबसाइट पर और अननोन कंपनी के द्वारा जो चॉकलेट्स दी जा रही हैं, जो लुक्रेटिव ऑफर्स दिए जा रहे हैं, कृपया करके उनको अवॉइड करें। उनसे बहुत खतरा है, उनको बहुत अच्छे से वेरीफाइड करें। जो रियल लाइफ में लागू है वो डिजिटल लाइफ में भी लागू है, बशर्ते आपको ये समझना होगा। हर अनजान और अज्ञात को संदेह की दृष्टि से देखें। अगर आप संदेह की दृष्टि से देखेंगे तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन के मोड में चला जाएगा और आप वेरीफाइड करेंगे। जब वेरीफाइड करेंगे तो आपके पास, आपके साथ साइबर फ्रॉड होने की संभावना कम रहेगी। ये थी हमारी रियल लाइफ सिंघम, जी हाँ, राजेश दंडोतिया जी से हमारी विशेष चर्चा। कुल मिलाकर यही समाधान है कि सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, सावधानी रखिए, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि यही एकमात्र हथियार है साइबर क्राइम से बचने के लिए। एक नई ऊर्जा के साथ, नए चेहरे के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड इंडिया 24 के साथ।